नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बहुत बड़ा झटका आज लगा है मोदी सरकार को। किसान आंदोलन से बचकर तो मोदी अबू धाबी और कतर पहुंच गए, चले गए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चुनावी चंदे को असंवैधानिक करार देते हुए जो रोक लगाई है, उससे बचकर मोदी आखिर कहां जाएंगे, यह बड़ा सवाल है आज की तारीख में। आपको बता दूं कि 2017 में मोदी सरकार ने चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड की या इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना पेश की थी और 2018 में उसे लागू भी कर दिया था। इन 7 सालों में अकूत धनराशि बीजेपी को चुनावी चंदे के तौर पर मिली, लेकिन किसने कितनी राशि का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि सरकार ने व्यवस्था ही ऐसी बनाई थी कि पार्टी को फंड भी मिल जाए और जनता के सामने उसका हिसाब किताब भी नहीं आए। यह सरासर सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी था। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने तब भी इस फैसले का विरोध किया था। राहुल गांधी ने 2018 में एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को आज फिर से दिखाना चाहता हूं। 2018 के उस ट्वीट को जरा स्क्रीन पर ले आइए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट। 2018 में राहुल गांधी ने उस समय जो कुछ लिखा था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए, यहां पर 2 फोटो दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे आज की तारीख में नहीं है अरुण जेटली साहब, लेकिन लिख रहे हैं राहुल गांधी, इन न्यू इंडिया ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशंस आर कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सुन लीजिए, इन न्यू इंडिया ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशंस आर कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। 2019 18 नवंबर 2019 को राहुल गांधी ने इस ट्वीट को किया था। मतलब है कि ये नए भारत में रिश्वतखोरी, ब्राइब्स और अवैध कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहा जाता है। राहुल गांधी ने उस समय लिखा था कि नए भारत में रिश्वतखोरी और अवैध कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहा जाता है। 2018 में से लागू करते हैं, 2019 में राहुल गांधी ये बात लिखते हैं। राहुल गांधी का ये ट्वीट आज फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि इससे पहले चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, वैक्सीन का मामला हो या लॉकडाउन का मामला हो, जिन बातों की तरफ राहुल गांधी ने देश का ध्यान दिलाया कि इनसे नुकसान हो सकता है, वो सारी आशंकाएं सही साबित हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी है, तो फिर से राहुल की बात सही साबित हो रही है। आज फिर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों, आइए जरा देख लेते हैं। आज जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया तो साफ साफ यहां राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है। यह बात यहां राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आज इस बात पर मोहर लग गई है जो भाजपा ने किया, लेकिन यह चूंकि रिश्वत का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, कमीशन लेने का एक माध्यम है, और इसलिए इस पर आज जो रोक लगी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बातों, मेरे अंदेशे और संदेहों पर मुहर लगा दी है। दरअसल कोर्ट का यह फैसला सही है, लेकिन काफी देर से यह फैसला आया है, क्योंकि चुनाव अब सिर पर है। जबकि बीजेपी पिछले 6-7 सालों में कांग्रेस के सामने कहीं ना कहीं अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती रही, और इन 6-7 सालों में काफी धन जो है बॉन्ड्स से कमा चुकी है बीजेपी। हां, इतना जरूर है कि इस फैसले से बीजेपी की चालाकी जनता के सामने आ गई है कि किस तरह भ्रष्टाचार से लड़ने का दिखावा करते हुए बीजेपी ने इतनी संपत्ति इकट्ठा कर ली। खैर, तो एक तरफ जहां बीजेपी की चालाकी सामने आ चुकी है, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए उसका क्रूर रवैया भी खुलकर उजागर हो चुका है। दिल्ली तक किसानों को पहुंचने से रोकने के लिए सत्ता की सारी ताकत बीजेपी लगा रही है। हालांकि किसान अब भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अब तो जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बीजेपी की पोल भी खुल चुकी है। इधर बिहार में नीतीश कुमार की पोल भी बीजेपी के सामने, जो बीजेपी में चले गए, कांग्रेस खोल रही है। आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा फिर बिहार में थी। वहां औरंगाबाद में राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा में
जनसभा को संबोधित किया। कल सोनिया गांधी के राज्यसभा के नामांकन के लिए राहुल गांधी जयपुर में थे और आज वो सीधे लौट करके पहुंच गए बिहार। और बिहार में उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनका जिक्र यहाँ करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिहार में वो एक तरफ नीतीश कुमार पर बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि उन्होंने पलटी मार ली, और दूसरी तरफ किसानों को लेकर जो बातें कही हैं उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल ही एक किसान से राहुल गांधी ने टेलीफोन पर बात की थी, जिन्हें बंदूक के छर्रे से जो घायल हो गए, उनके आंख में भी चोट आई थी। ये सारी बातें यहां पर राहुल गांधी फिर से करते हुए नजर आए। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। हजारों किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उन पर टीयर गैस चलाया जा रहा है, छर्रे मारे जा रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले किसानों से बात की, फोन पे बात की। एक्स आर्मी का जवान था, उसके मुंह पे छर्रे मार दिए। मैंने उससे कहा, देखो आप पहले देश के लिए लड़ रहे थे, जब आप सेना में थे तब आप देश के लिए लड़ रहे थे, मगर आप ये मत सोचो कि आप आज देश के लिए नहीं लड़ रहे हो। जो आपके छर्रे मुंह में लगे हैं, ये भी आप देशभक्ति का काम कर रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो सुन रहे थे आप यहां सीधे सीधे राहुल गांधी को। राहुल गांधी जो हैं वो सीधा बता रहे हैं कि कैसे यहां किसानों के साथ क्या कुछ हो रहा है। वही किसानों के आंदोलन पर राहुल गांधी ने जो कहा है उसमें आप बातें सुन ही रहे हैं कि हजारों किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मोदी सरकार उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस और छर्रे से हमला करवा रही है। ये सारी बातें यहां राहुल गांधी बिहार की इस जनसभा में कहते हुए, तो एक तरफ बीजेपी ने जनता से जो छलावा किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन को कांग्रेस का साथ मिल गया है, जिससे बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। इस बीच सोनिया गांधी ने राज्यसभा में बैठने की तैयारी कर ली है, लेकिन अपनी लोकसभा सीट रायबरेली के लोगों ने सोनिया गांधी ने उनके बीच रायबरेली के लोगों से सोनिया गांधी ने एक भावुक चिट्ठी, एक खत लिखकर अपनी जो बात है उन तक पहुंचाई है। उन्होंने लिखा है कि आखिर क्यों मैं अब यहां से जा रही हूं और क्या कुछ रहा रायबरेली के साथ, वहां के लोगों के साथ उनका संबंध। यहां सोनिया गांधी लिखती हैं कि अपनी ससुराल के लोगों का आभार प्रकट किया कि पति और सास को खोने के बाद किस तरह रायबरेली के लोगों का आंचल उनके लिए सहारा बना। उन्होंने भरोसा जताया है सोनिया गांधी ने कि आगे भी उनके परिवार को यहां के लोगों का साथ मिलता रहेगा। देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि आगे भी मेरे परिवार को आपका साथ मिलता रहेगा। इस बात से दोस्तों ये संकेत और मजबूत हो जाते हैं कि अब प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। वैसे कल प्रियंका गांधी, ये देखिए, ये पूरा का पूरा इस चिट्ठी में बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं और लिख रही हैं, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। ये नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है जो कुछ है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं आजादी के बाद। ये तमाम बातें यहां लिखते हुए, और ये प्यार, ये आस्था जो है और मजबूत होता गया और आने वाले समय में यह और मिलता रहेगा। ये सारी बातें यहां सोनिया गांधी जब रायबरेली के लोगों को अभिवादन के साथ चिट्ठी लिख रही हैं, वही बड़ों को प्रणाम, छोटे को स्नेह, जल्द मिलने का वादा। देखिए, सोनिया गांधी ये भी लिख रही हैं कि जल्द मिलने का वादा। आखिरी पैराग्राफ जरूर यहां पढ़ना चाहूंगा कि अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। तो ये सोनिया गांधी, साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। वैसे कल प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगी।
यूपी में अखिलेश की यात्रा, जो राहुल गांधी की यात्रा है उसमें अखिलेश भी इस यात्रा में शामिल रहेंगे, ये भी पहले ही अखिलेश यादव बता चुके हैं। जयंत चौधरी को अपने साथ लेकर बीजेपी ने इंडिया को कमजोर करना चाहा था, लेकिन किसान आंदोलन, फिर सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला और इन सब के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असर से बीजेपी ही कमजोर दिखती पड़ रही है दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें हैं और इन तमाम वजहों को अगर, इन तमाम मसलों को अगर सामने रखा जाए तो यह साफ समझ में आता है कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। क्या यहां से एक सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल, कि क्या मोदी जी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी को मिल रहे इन झटकों के बाद बच पाएगी मोदी की कुर्सी? यह बड़ा सवाल है। या फिर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो गए हैं मोदी जी? सवाल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं, खोजते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और इधर स्टूडियो में हमारे साथी, वरिष्ठ साथी शकील अख्तर जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रकाश जी आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपसे समझूं, सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला और ये कहां तक, कितना ज्यादा यहां बैकफुट पर मोदी सरकार, बीजेपी यहां से दिखाई देती है? क्योंकि 2018 से लेकर अभी तक पिछले 5-6 साल का पूरा ब्यौरा, पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो सब कुछ एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि वो सब कुछ आप यहां 3 हफ्ते के अंदर जमा कीजिए। और चुनाव आयोग को कहा गया है कि किसने कब, किसको, किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, वो सब कुछ आपकी वेबसाइट पर सार्वजनिक होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहां ये भी कि मतदाताओं को ये जानने का अधिकार है कि उसके नेता के पास पैसा कहां से आया, किसने दिया। अगर ये सारी बातें आज अगर यहां सामने आती हैं और जो फैसला है उस फैसले को देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि यहां से, क्योंकि राहुल गांधी एक नहीं बल्कि 3 बार ये बात लिख चुके हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो रिश्वतखोरी का, कमीशनखोरी का और काले धन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो कांग्रेस इसके खिलाफ रही है। और यहां से कैसे देखते हैं आगे के चुनाव को और कैसे देखते हैं कि यहां पर फंसी हुई मोदी सरकार? राजीव जी, यह बात बहुत अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला किया। 2017 से इस मुद्दे को उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन अब जाकर यह फैसला सुनाया गया। मुझे लगता है कि इससे बीजेपी के सामने बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं आने वाली। नहीं शब्द कह रहा हूं मैं, नहीं इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि अब तक जो चंदा लिया है वो अवैध है, वो चंदा फ्रीज किया जाता है, आप उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाएंगे, यह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। एक तरफ इस देश में एक पार्टी है जो 140 साल पुरानी है, एक तरफ एक पार्टी है जो लगभग 40 साल पुरानी है। 40 साल पुरानी पार्टी के पास 140 साल पुरानी पार्टी से 7 गुना 8 गुना ज्यादा पैसा है। पुरानी पार्टी के पास अगर 100 रुपए है तो नई पार्टी के पास 800 रुपए। तो यह लेवल फील्ड नहीं हुआ, यानी एक के पास इतना पैसा, एक के पास कम पैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि जो आपने ले लिया है, जो गले गले तक, क्या सिर के ऊपर तक भरी हुई है बीजेपी, तो बीजेपी के पास तो बहुत पैसे हैं। और अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगने के बाद अगर कोई कांग्रेस को या टीएमसी को या अखिलेश यादव की पार्टी को या मायावती की पार्टी को चंदा देना चाहेगा तो नहीं दे पाएगा। बीजेपी के पास तो बहुत पैसा है ही। तो ये पैसा अगर जब्त करने का आदेश होता तो बहुत मायने होता। तो मेरी अब तक 2 बातें हुई। एक तो बीजेपी गले गले तक भरी हुई है और इस पैसे पर रोक नहीं लगी है, यानी बीजेपी इस पैसे का इस्तेमाल अगले चुनाव में फिर करेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी नहीं दिया है कि जितना पैसा आया है बीजेपी के पास या दूसरी पार्टियों के पास, उसको उन्होंने कहां कहां खर्च किया है। उससे पार्टी के काम से खर्च किया है, दूसरी पार्टी के नेताओं को खरीदने में खर्च किया है, किसी को अवैधानिक गतिविधि में खर्च किया है, जन आंदोलन को दबाने में खर्च किया है। ये कोई बात बताने की जरूरत बीजेपी के नेताओं को नहीं है, यानी गले गले तक डूबी हुई पार्टी है।
कोई आदेश नहीं है कि पैसा जब्त होगा। जो पैसा आ गया वो उनकी जेब में है, वो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये नहीं पूछा कि जो पैसा आया उसे खर्च किया, अब तक आपने जितना खर्च किया वो कहां खर्च किया, उससे कितने नेताओं को खरीदा, कितनों को रिश्वत दी, किस तरह आपने आंदोलनों को कुचला उस पैसे से, इसी कोई बात इसमें नहीं है। और एक और बात है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, ऐसा ही एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों से है, और वो है पीएम केयर फंड को लेकर। पीएम केयर फंड भी इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह सूचना के अधिकार के दायित्व में नहीं है, यानी वो पैसा किसके पास है। और विचित्र बात यह है कि पीएम केयर फंड के प्रमुख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी उसमें है और भी कई नेता हैं। और उस फंड का पैसा कहां जा रहा है ये सरकार बताने को तैयार नहीं। सरकार के पास पैसा, लोगों की तनख्वाहों से पैसा काटा गया, लोगों ने स्वेच्छा से धन दिया पीएम केयर फंड में, वो कहां है उसका कोई अता पता नहीं। तो ये 4-5 चीजें मुझे बहुत अटपटी लगती। एक और बात, पीएम केयर फंड में इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत, एक बॉन्ड की कीमत अलग अलग है। 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। यानी आप इस डिनोमिनेशन में पैसे खर्च कर सकते हैं, दे सकते हैं अपनी पार्टी को, अपनी मनपसंद पार्टी को। और जितने बॉन्ड बेचे गए, जितनी संख्या है, अगर औसत निकाला जाए तो एक एक बॉन्ड की कीमत 56,72,192 रुपए है। यानी 56 लाख रुपए का बॉन्ड, 1,000 का भी बॉन्ड है, लेकिन लोगों ने बड़ी बड़ी संख्या में, मात्रा में दी हैं। तो ये बॉन्ड किसने खरीदे हैं पता नहीं, किस किस मूल्य वर्ग के खरीदे हैं। मैं अगर पार्टी का हितैषी हूं, बीजेपी का या कांग्रेस का या टीएमसी का, तो मैं 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीद सकता हूं। लेकिन 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदने वाला कौन है, 10 लाख का बॉन्ड खरीदने वाला कौन है, और 1-1 करोड़ के बॉन्ड किस किसने कितने कितने खरीदे, किसने 100 बॉन्ड खरीदे 1-1 करोड़ के, किसने 20 बॉन्ड खरीदे, क्या अडानी है, क्या अंबानी है, क्या आतंकवादी है, कौन है, इस बारे में पता नहीं चलता। एक और बात, जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए उनकी कुल कीमत 10,208 करोड़ रुपए थी, और इसमें से 1,008 करोड़ रुपए सिर्फ बीजेपी को मिले हैं। यानी बीजेपी को जो पैसे मिले हैं वो दूसरी पार्टियों से बहुत ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी से 7 गुना है और टीएमसी से भी 8-9 गुना है। तो इतनी सारी बातें इन लोगों के साथ रही है। आज आप देख रहे हैं राजीव जी के देश में बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बहुत तवज्जो मिल रही है, इस पर बात की जा रही है। दिल्ली में ही वकीलों की हड़ताल चल रही है ईवीएम के खिलाफ, बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की हड़ताल चल रही है, वो सड़कों पे है, मणिपुर में हिंसा जारी है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लाखों किसान कारवां लेकर रैली दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, उन पर आंसू गैस छोड़ी जा रही है। लेकिन ये सब खबरें दबाई जा रही है और खबरें ये प्रचारित की जा रही है कि राज्यसभा के आने वाले चुनाव में बीजेपी ने कितनी कलाकारी की, किस तरह बीजेपी दूसरों को मात दे रही है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में, चूंकि बीजेपी ऑलरेडी गले गले तक भरी हुई है, उसके पास इतना पैसा है। आप कल्पना कीजिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कुछ नेताओं ने विधानसभा क्षेत्र में 20 से 40 करोड़ रुपए तक खर्च की। लोकसभा का क्षेत्र तो उससे 7-8 गुना बड़ा होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाले जब नेता इस देश में हैं, और 100 करोड़ वे कोई अपनी मेहनत की कमाई से खर्च नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है इसमें कुछ हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड का होगा, कुछ पैसा पार्टी के फंड का होगा। पार्टी का फंड कैसे आता है ये सब जानते हैं। और एक और बात होने वाली है, एक और बात कहना चाहता हूं कि जैसे ही 13 मार्च तक का समय दिया गया है चुनाव आयोग को कि वो अपनी वेबसाइट पे बताए कि किस किस ने कितना चंदा लिया, किस किस से लिया, तो वैसे ही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सक्रिय हो जाएगी और वो पता लगाएंगी, उनको पता चल जाएगा कि किस किस ने कांग्रेस को चंदा दिया, किसने टीएमसी को दिया, किसने सपा को दिया। उन सब लोगों के यहाँ छापामारी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए ये
फील्ड पहले ही बहुत सुगम बना दिया गया है। ये लेवल फील्ड नहीं है लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस के लिए गड्ढे हैं, बीजेपी के लिए मैदान समतल है। इसलिए चुनौतियां कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा है। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनौतियां इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। इसलिए हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे हैं, लेकिन जो पैसे आए हैं वो पैसे कहां से आए हैं। अगर ये पिछले 5 साल का ब्यौरा अगर सामने आता है तो कहीं ना कहीं ये समझ में जरूर आएगा कि अदानी से कितने पैसे आए, अंबानी से कितने पैसे आए, टाटा बिरला और तमाम उद्योगपतियों ने कितने पैसे दिए, और उनके लिए देश में देश की जो अभी जो वर्तमान सरकार है उसने क्या क्या किया है। जी एक बात और कहना चाहता हूं। जी 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 एक बात और कहना चाहता हूं। विचित्र बात यह है कि जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं उनमें से कई कंपनियां तो दिवालिया है, कई भारी घाटे में हैं। जब आप अपनी कंपनी मुनाफा नहीं कमा पा रही है तो भाई आप इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे खरीद रहे हो, इसके बारे में कोई रोक नहीं है। यानी आप अपनी कमाई से खरीदे तो समझ में आया, घाटे वाली कंपनियां क्यों खरीद रही है, यह भी एक गंभीर मुद्दा होगा। राजीव जी। बिल्कुल गंभीर मुद्दा होगा। और मुद्दा यह भी है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगले 3 हफ्ते में यह पूरा का पूरा ब्यौरा वो मुहैया कराता है। ये बैंक से भी ये समझना होगा, कहीं ऐसा नहीं कि वो भी ये कह ले कि हमारे पास कुछ उपलब्ध ही नहीं है, हमारे पास जो डाटा था वो कोई चोर लेके चला गया। अब बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आने वाले समय में हम सबके सामने आएंगी। लेकिन एक बुरी तरह फंसा हुआ ये मामला जो है, फंसाया हुआ मोदी सरकार को, और मोदी जी यहां बुरी तरह फंस चुके हैं। और यहां से, क्योंकि अगर ये सब कुछ जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है प्रेम कुमार जी, और सब कुछ उसी हिसाब से चलता है प्रेम कुमार जी, तब यहां मोदी कितना फंसे हुए नजर आते हैं। क्योंकि अभी भी 10 गुना ज्यादा पैसा, कल ही एडीआर की रिपोर्ट आई, 780 करोड़ रुपए मिलते हैं एक साल में बीजेपी को, और मात्र 80 करोड़ रुपए मिलते हैं कांग्रेस पार्टी को। तो समझ लीजिए कितना बड़ा फर्क है सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर में। और जबकि बसपा, बहुजन समाज पार्टी कहती है कि 20,000 से ज्यादा हमको किसी ने दिया ही नहीं, मतलब बसपा को 20,000 रुपए भी नहीं मिले एक बॉन्ड में, चुनावी चंदे जो है वो भी नहीं मिले। तो एडीआर की कल ही रिपोर्ट आई थी, एक वो रिपोर्ट, दूसरी यही एडीआर और सीपीएम और दूसरे कई दल, कांग्रेस भी, इनके नेताओं ने जो याचिका दायर की थी, जिसमें 5 सदस्यीय संविधान पीठ जो है, जिसको लीड करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ ने जो आज फैसला सुनाया है, इस फैसले के बाद, और सही कह रहे थे हमारे साथी प्रकाश हिंदुस्तानी जी, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें कहा गया, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, यानी चुनावी चंदा जो आप जिस ढंग से ले रहे हैं वो असंवैधानिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, 19A, आर्टिकल 19A का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए, रोक लगनी चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड पे। और ये जो 5 जजों के संविधान पीठ है, इसमें से कौन कौन जज हैं ये देख लीजिए, जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूं। सीजेआई चंद्रचूड़, इनके अलावा संजीव खन्ना, इनके अलावा बीआर गवई, फिर जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, ये तमाम 5 जजों की संविधान पीठ ने जो आज फैसला सुनाया है, इसकी खबर, इस पर चर्चा दिन भर होनी चाहिए थी, लेकिन इस खबर को दबा दिया गया। और बात जो हमारे साथी प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि वहां पर कुछ और बताया जा रहा है, कुछ और दिखाया जा रहा है, लेकिन खबर तो आज की यही है। और सबसे बड़ी खबर है, एक तरफ किसान सड़कों पे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी आपको सड़क पर लाने के लिए एक फैसला सुना चुका है। क्या अगर इन दोनों चीजों को मिलाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखा जाए तो कैसे देखा जाए, और क्या यहां से कुर्सी सुरक्षित दिखाई देती है, तीसरा टर्म सुरक्षित दिखाई देता है मोदी जी का, जो अभी तक कहते रहे, चाहे वो लाल किले से कहें या अभी 3 भाषण जो उन्होंने दिए संसद के अंदर, उसको देखा जाए तो प्रेम को। राजीव जी की पॉइंट यही है कि कुर्सी की है, इसलिए की है क्योंकि ये सब कुछ हुआ कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए, उसको लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए ही हुआ, और संविधान को ताक पर रख दिया गया। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पुष्टि लगाई है। हम लोग तो हमेशा से बोलते रहे, आपने राहुल गांधी का ट्वीट भी दिखाया, वो भी उसी समय से कह रहे थे, लेकिन कोई इस पर कान देने को तैयार नहीं था, सुनने को तैयार नहीं था। और इस बीच हुआ क्या, फैसले की अहमियत को कई तरीके से समझिए, नकारात्मक भी है इसका की अहमियत भी है,
नकारात्मक चीजें जो हुई हैं और उम्मीद भी है, दोनों बातें। एक तो इस दौरान जितनी भी सरकारें बनी हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे से बनी है, यानी उस चंदे से चुनाव लड़कर बनी है। तो अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया गया धन अगर असंवैधानिक है यानी गलत है, यानी या तो वो रिश्वत है या अनुचित धन है, तो अनुचित धन से सरकारें बनी है। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, कोई भी सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या विपक्ष की ही सरकार क्यों ना हो, देश में इस दौरान जितनी भी सरकारें बनी, सबको हम संवैधानिक पैमाने पर कह रहे हैं, इस फैसले के आलोक में कह रहे हैं कि यह अनुचित इलीगल सरकार है, क्योंकि आपने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को इलीगल बताया है जिसके चंदे से चुनाव लड़ा गया है। ये एक बात हुई, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष की पार्टी ने कुछ साजिश कर दिया और अपने हिसाब से उन्होंने किया। ये जो चीजें हुई, ये सत्ता ने अपनी कुर्सी को हमेशा के लिए सुरक्षित बनाने के लिए किया, एक बड़ा अंतर पैदा किया, अपने आप को सशस्त्र बनाना और विपक्ष को निरस्त्र करना, निरस्त्रीकरण कर देना विपक्ष का। एक तरफ नोटबंदी जैसे काम किए गए, दूसरी तरफ नोटबंदी के मकसद को खत्म करने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। मैं नहीं कह रहा हूं, आरबीआई ने कहा था, उर्जित पटेल ने कहा था कि ये नोटबंदी के मकसद को खत्म कर देगा। तो एक तरफ नोटबंदी थी, उसका भी मकसद कहीं ना कहीं विपक्ष को के घर छापेमारी कराना, उसको इलीगल उनके पास धन साबित करना, ये सब था। और दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड भी लाना, ये भी उस चीज को बढ़ावा देना था। तो इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा था कि ये गलत है, इससे काला धन, इससे जो विदेश से जो पैसे आते हैं, विदेशी फंडिंग होती है, उसको पकड़ पाने में मुश्किल होगी। ये फिर भी चुनाव आयोग को भी नहीं सुना गया, यानी किसी को नहीं सुनेंगे, वही करेंगे जो हमारे फायदे में होगा। और ये लगातार ये चीजें की गई। अब एक प्रश्न है कि क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? मोदी जी की कुर्सी, जिसको बचाने के लिए सब कुछ किया गया, वो कुर्सी खतरे में है कि नहीं? मैं यहां पर प्रकाश हिंदुस्तानी जी से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि इससे मोदी जी को फायदा नहीं होगा। प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने जो तर्क दिया अपनी जगह सही है, मैं उस तर्क को नहीं कहता, लेकिन जो पूरा भाव आया, उस भाव ये निकल के आ रहा है कि कुछ नहीं होगा जी, मोदी है तो मुमकिन है फिर चुनाव जीत ले जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से कुछ फैसला आने से भी कुछ नहीं होना है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं, प्रकाश जी का भी ध्यान लेना चाहता हूं और अपने दर्शकों का भी, कि ये फैसला मॉरल जीत है, ये फैसला नैतिक जीत है, जनता की जीत है, वोटर की जीत है। मैं विपक्ष की जीत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनता की जीत की बात कर रहा हूं कि जिस चीज को जो असंवैधानिक थी उसको संवैधानिक करार दिया गया। वक्त लगा है, इस दौरान नुकसान हुआ है, जनता ने नुकसान झेला है, असंवैधानिक सरकारें झेली हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त देखी है, सांसदों की खरीद फरोख्त देखी है, राज्यसभा में अल्पमत से बहुमत कैसे हुआ जाता है वो देखा है, और आज भी राज्यसभा के चुनाव में कैसे विधायकों को खरीदा जा रहा है वो सारी चीजें देखी हैं। तो नुकसान किसका हुआ? देखने में लगता है कि विपक्ष की पार्टी का हुआ। नुकसान तो इस देश की जनता का हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों की सरकार, और जैसे प्रजातंत्र लोकतंत्र होता है, ये उद्योगपति तंत्र में बदल गया। माने जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा नहीं, उद्योगपतियों का उद्योगपतियों के लिए उद्योगपतियों द्वारा में बदल गया। जनता के हाथ से सरकार निकल गई, ये नुकसान जनता ने झेला है। तो इस पर ये परसेप्शन की लड़ाई बीजेपी हार गई है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत सही कहा कि जो नरेंद्र मोदी इस चीज को लेकर के आए थे, बहुत क्रेजी थे इसको लाने में, इलेक्टोरल बॉन्ड को, वो नरेंद्र मोदी जी अपनी ही पार्टी के करप्शन पर जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत के खिलाफ ये खड़े दिखाई दिए और ये स्कैम बनकर के सामने आया। एक बड़ा स्कैम जो बीजेपी के पार्टी विद डिफरेंस से लेकर जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन तक के सारे दावों की पोल पट्टी खोल देता है। अगर सच्चा भारतीय जनता पार्टी का कोई
नेता होगा जो शुरू से अटल अडवाणी और उस युग से रहा हो, जो हवाला में नाम आने से जिसने इस्तीफा दे दिया हो, जिसने एक वोट के लिए अपनी सरकार गिरा दी हो लेकिन किसी को खरीद फरोख्त नहीं की, तो उस समय का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज अपमानित महसूस कर रहा होगा और वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेगा, क्योंकि उसने पहले भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र का नाश किया है और फिर पूरे देश के लोकतंत्र का नाश किया है। तो ये जो परसेप्शन बना है, ये जनता के मन में बना है। और हो सकता है आप लीड लेके लड़िए, लेकिन केवल धन की ताकत से अगर चुनाव लड़े जाते तो हर उद्योगपति आज सांसद होते। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। धन की ताकत से और कई ताकतों को जोड़ा गया है, इसलिए ये बड़ा फर्क हो गया है और लेवल फील्ड नहीं है। इस बात को हम जानते भी है, मानते भी हैं, लेकिन लेवल फील्ड जनता करती है। जनता ऐसी लेवल फील्ड कर देती है कि जो आसमान पर होता है वो जमीन पर आ जाता है, पूरी तरह से लेवल फील्ड कर देती है। इसलिए ये निर्णायक घड़ी है। ये आने वाले समय, जैसे 14 फरवरी को पुलवामा हुआ था और चुनाव बदल गया था, 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ है और चुनाव बदल जाने वाला है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। इसने इस सरकार के अनैतिक कर्तव्य को, असंवैधानिक होने को मुहर लगा दी है, पुष्टि कर दी है, जनता की आंखें खोल दी है। जी, जनता की आंखें खोलता हुआ ये एक फैसला जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन नवंबर में 3 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद इसके फैसले को सुरक्षित रख लिया जाता है और आज 15 फरवरी को यही फैसला सुनाया जाता है, जिसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सबसे बड़ी बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा लेने का जो तरीका है वो गलत है, ये असंवैधानिक है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है और ये सूचना के अधिकार का हनन है और ये तमाम बातें, और मतदाताओं को ये अधिकार है कि वो जाने कि पार्टियों के पास पैसे कहां से आ रहे हैं और कौन पैसे दे रहा है, यानी चंदा कौन दे रहा है। ये सारी बातें, इस पर तत्काल रोक लगाई जाती है, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का ये आज फैसला। लेकिन यहां से क्या बैकफुट पर है मोदी सरकार? क्या यहां से कहीं ना कहीं बीजेपी को, मोदी को और आने वाले चुनाव में झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या मोदी जी जो 3 बार कह चुके हैं कि तीसरी बार हम ही आएंगे, और क्या वो एक अवरोधक यहां पर एक दिखाई देता है क्या? ये बहुत सारी बातें हम यहां इस चर्चा के दौरान कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा शकील जी आपके पास आऊं, उससे पहले स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी आपका स्वागत है। और शकील जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा किसानों का सूरत हाल भी आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं तीनों केंद्रीय मंत्री। इस बीच अभी उधर किसानों का आंदोलन चल रहा है, थोड़ी देर में शुरू होगी किसान और सरकार के बीच बैठक। देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय उधर चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। ये तीनों मंत्री, जिसमें अर्जुन मुंडा आप जानते हैं कि कृषि मंत्री हैं आज की तारीख में, ये तीनों केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं। किसानों की टोली भी चंडीगढ़ पहुंची हुई है और यहां से एक शुरुआत हो रही है तीसरे दौर की बैठक की। किसानों के बीच, किसान और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की बैठक है। पहली बैठक 8 फरवरी को हुई, दूसरी बैठक 12 फरवरी को हुई और आज 15 फरवरी को तीसरी बैठक हो रही है। लगातार 3 बैठकें, लेकिन पहली और दूसरी बैठक बेनतीजा साबित हुई और खत्म हुई बेनतीजा। और क्या तीसरी बैठक भी ऐसे ही होगी या यहां कुछ न कुछ फैसला सामने आएगा, नतीजा सामने आएगा और जहां से ये जो किसानों का आंदोलन है वो खत्म होते हुए हम देखेंगे? क्योंकि कल भारत बंद का ऐलान न सिर्फ जो संगठन अभी आ रहा है उसने, बल्कि एसकेएम, पूरा संयुक्त किसान मोर्चे ने और मजदूरों का जो संगठन है उसने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, आह्वान किया हुआ है। तो एक तरफ आप किसानों के आंदोलन पर नजरें आपकी हैं और हमारी भी हैं। शंभू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और सिंगू बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है वो हम आप तक तो लगातार पहुंचा ही रहे हैं। दूसरी तरफ इससे भी बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास, कैसे देखा जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट और किसान दोनों ने मिलकर आज कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला दिया है मोदी सरकार को और खुद मोदी जी को? जी, बहुत बड़ी चोट है ये, और ये चोट उस नैरेटिव पर है, उस प्रचार पर है जिसके लिए कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है।
इस फैसले ने बता दिया कि मोदी है तो उसके बावजूद भी ये फैसला है। तो ये जो चीज़ है इसका बहुत दूरगामी असर होगा। और जो सवाल लोग बहुत दिनों से करते थे कि मोदी जी का हर दांव मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी हर चीज़ में सफल हो जाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो दिन आना था कि जब सारे दांव उल्टे पड़ जाते हैं, जब कोई भी इस तरह की जो तरीक़े होते हैं वो कामयाब नहीं होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि प्रचार तंत्र। तो आज ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जजों की बेंच थी उसने बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, क्योंकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को मोदी सरकार बहुत प्रचार करके बहुत ज़ोर शोर से सामने लाई थी, और वो इसलिए लाई थी कि ये आरटीआई के ऊपर उसने इसको रखा था। देखिए, राहुल ने जो कहा है भ्रष्टाचार, जो उन्होंने ट्वीट आप पढ़ के सुना रहे थे जी। 2019 का है, और राहुल ने ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं जो उन्होंने कही और वो सही साबित हुई, वो हम बाद में बताएंगे जी। तो राहुल ने जो 2019 में कहा था कि यह फैसला जो है वो रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़ है, ये जो फैसला है वो जो है कमीशन के ख़िलाफ़ है। तो जिस भ्रष्टाचार का नाम लिया था उसी के ख़िलाफ़ राहुल की सरकार ने ये राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या था? राइट टू इन्फॉर्मेशन की बहुत सरल व्याख्या अगर हम करें तो एक सामान्य आदमी भी वो एक कागज़ पे लिख के सरकार से किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी मांग सकता था। बिल्कुल। इसका पूरी दुनिया में जिक्र हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको बहुत सराहा गया था, लेकिन इस राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना के अधिकार का ही उल्लंघन है, यह आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, साफ तौर पे कहा भी आपने बिल्कुल, बताया बिल्कुल। कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, यह इलेक्टोरल बॉन्ड, और सूचना के अधिकार को इसने वाकई ख़त्म कर दिया था इस सरकार ने। मतलब ये जो सरकार थी इसने सबसे पहले सूचना के अधिकार पे धावा बोला कि सूचना के अधिकार से हमारे खिलाफ कोई जानकारी न निकलने पाए, और आज सूचना के अधिकार का जिक्र करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा काम किया है, जिसको मृत प्राय समझ लिया गया था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ वो सबसे बड़ा हथियार था, और उसका ख़त्म होना जब तक संभव नहीं है जब तक कि वो कानून बना हुआ है। तो आज का ये जो दिन है ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने बताया कि मोदी के बावजूद इस तरह के फैसले आ सकते हैं। यह एक लोगों के मन में बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि मोदी जी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, सच्चाई सच्चाई होती है और उसको कभी भी दबाया नहीं जा सकता जी। देखिए, राहुल ने जो हम बात बता रहे थे कि क्या क्या कहा और क्या क्या सच हुआ, ये तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। एक ट्वीट अभी और राहुल गांधी का अभी जो थोड़ी देर पहले इसी मसले को लेकर और इसको किसान से जोड़ते हुए, किसान आंदोलन से जोड़ते हुए जो राहुल गांधी ने जो किया है, उस ट्वीट को भी जरा ले आइए स्क्रीन पे। राहुल गांधी ने आज अभी से थोड़ी देर पहले देखिए क्या कुछ लिख रहे हैं। सस्ते में एयरपोर्ट बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो। सस्ते में माइंस बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो। सस्ते में जमीन बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो। मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार हैं, मगर किसान अपनी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी न मांगे, क्योंकि किसान इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं देता है। अजीब विडंबना है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। बहुत शानदार, ये अगर देखें शकील अख्तर जी, एक शानदार ट्वीट है। हाँ। कि आप ये सब दे रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए। हाँ। आप एयरपोर्ट दे रहे हैं, माइंस दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा किसानों को, लेकिन आप समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हैं। तो यही है ना कि राहुल यही कह रहे हैं कि जो एयरपोर्ट खरीद रहा है उसको तो बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, तो एयरपोर्ट खरीदने के बदले वो थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेता है। जो दूसरी चीज़ें खरीद रहा है वो यही कर रहा है उद्योगपति, लेकिन किसान तो कुछ खरीद नहीं सकता। राहुल के कहने का सार ये है, जो राहुल ने चोट की है वो है किसान तो कुछ आपको दे नहीं सकता, इसलिए आप किसान की सुन नहीं रहे, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे नहीं रहे। तो हम जो बता रहे थे कि देखिए, राहुल के ये कोई भविष्यवाणियां नहीं थी, ये पूर्वानुमान है, ग्राउंड रियलिटीज पे आधारित है।
राहुल चूंकि लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो राहुल को उनकी बातों से मालूम पड़ता है कि ये जो चीज़ें हैं ये गलत हैं और ये चीज़ें नहीं चलेंगी। राहुल ने क्या कहा था? दम के साथ कहा था, गारंटी के साथ वो शब्द उन्होंने कहे थे कि ये काले कानून सरकार को वापस लेना होंगे। जी, वो राहुल का उसमें भाषण है, बिल्कुल। आप चाहे तो सुनवा सकते हैं। साफ साफ कहा था, राहुल ने कहा था लॉकडाउन गलत है, कोरोना के सही इंतज़ाम नहीं किए जा रहे हैं। जी। राहुल ने कहा था नोटबंदी बहुत घातक है, जीएसटी गलत है, चीन की घुसपैठ पे कहा था, राफेल पे कहा था, और राहुल ने 2 बातें और कही थी। इसको सामने लाया जाना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए इसका। अभी कौन करेगा हमें नहीं मालूम, हम लोग जितना कर सकते हैं वो हम करते हैं, जो हमारे लोगों का काम है। कि राहुल ने कहा था मैं डरूंगा नहीं। जी, ये ऐतिहासिक बात कही थी और वो डर नहीं रहे हैं। और राहुल ने कहा था मैं रुकूंगा नहीं, तो राहुल रुक नहीं रहे। और ये तो अभी आपने दिखाई दिया कि जो राहुल ने कहा था कि ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये रिश्वतखोरी और कमीशन को जायज़ ठहराने के लिए लाया गया है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है आज की तारीख में, आप ये कह सकते हैं कि राहुल चीज़ों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। और वो इसलिए है, कोई जादू नहीं है, कोई दूसरी विद्या नहीं है ये, कि जनता के बीच अगर आप जाएंगे तो जनता के मूड से आपको पता चल जाएगा, जनता की बातों से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ देश हित में है, कौन सी चीज़ नहीं है, क्या सरकार गलत कर रही है और क्या सरकार को करना चाहिए। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है और निश्चित ही रूप से सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये बनने वाली है। क्योंकि सरकार का पूरा नैरेटिव जो है ना, जो पूरा एक माहौल बना रखा था कि हम जो कहेंगे वो हो जाएगा, हम चाहे जो कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप ये गलत काम कर रहे थे और स्टेट बैंक 3 हफ्ते के अंदर बता दो किसने कितना पैसा दिया है। वो तो हम देख रहे थे, उसको पढ़ रहे थे, जितना टाइम मिला हमें पढ़ पाए, हमें उसमें कहीं ये दिखा नहीं, हो सकता है कहीं लिखा हो, ये बाद में गए कि ईडी उन लोगों के घर पे जाओ तुम जिन्होंने ये पैसा दिया था। ये ईडी को हर जगह पहुंचा रहे हैं। जी, ईडी को ये हर जगह पहुंचा रहे हैं कि ईडी मतलब आप आज किसी का भी ईडी जा सकती है। तो भाई ईडी वहां पे भी तो जाके मालूम करो कि जिसने इतना पैसा दिया है और पैसा देके उसने कहा है कि कागज में कहीं नहीं आना चाहिए, मालूम किसी को नहीं पढ़ना चाहिए कि मैंने दिया है। जी, भाई आपने चंदा दिया था, बताइए ना कि मैंने चंदा दिया, इतना चंदा दिया है। उसकी जो है गोपनीयता आप क्यों रख रहे हैं? शक उसी दिन पैदा हुआ था कि भाई आपने जो पैसा दिया है, पॉलिटिकल पार्टी पैसा दे रही है, पैसा हम दे रहे हैं, हम बता देंगे कि हमने इतना पैसा दिया है भाई। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस फैसले के बाद सामने आएंगी। अब इसको दबाया या छुपाया जाना अब संभव नहीं है। जो आदेश है उस आदेश की कॉपी हमारे पास है और उसमें से कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। उस आदेश में कहा गया है कि 12 अप्रैल 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड जितने भी लिए गए हैं, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जितने पैसे भुनाए गए, वो सब सार्वजनिक होना चाहिए और 6 मार्च 2024 तक इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपा जाना चाहिए। 6 मार्च 2024, ये अभी आज 15 फरवरी 2024 है। अभी से 3 हफ्ते में SBI 12 अप्रैल 2019 से लेकर अभी तक जितने पैसे आए, जिसके पास भी गए पैसे, जिन जिन पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने भुनाए हैं, वो पूरा ब्यौरा आप दीजिए 6 मार्च 2024 तक, अगले महीने की 6 तारीख तक। और उसके बाद एक हफ्ते में 13 मार्च 2024 को किसी भी हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको सार्वजनिक करे, पब्लिक करे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। और सबसे बड़ी बात, पहले एक लाइन में कि हम इसको रद्द करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की जो संस्था बनाई है, जो भी कह लीजिए आप, इसको हम रद्द करते हैं, यह असंवैधानिक है, यह कहना है। लेकिन दूसरी तरफ एक अपडेट अभी अभी आ रहा है, लगातार हम किसानों के आंदोलन को भी यहां रख रहे हैं आप लोगों के बीच। एक अपडेट यहां अभी जो खबर आ रही है, जरा ब्रेकिंग दीजिए। जो खबर आ रही है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि कल भारत बंद है और कल भारत बंद के ऐलान के बीच नोएडा प्रशासन का अलर्ट। नोएडा प्रशासन सबसे ज्यादा बहुत जल्दी तेजी से अलर्ट में आ जाता है और 144 धारा 144 लगा दी गई है इधर नोएडा में।
आसपास में। चंडीगढ़ पहुंचे तीनों केंद्रीय मंत्री उधर पहुंच चुके हैं और बातचीत के लिए उधर किसान भी पहुंच रहे हैं। तो क्या कुछ बातचीत उधर होती है वो भी इसी दौरान न्यूज पॉइंट में ही हम आप तक पहुंचाएंगे। थोड़ी देर में शुरू होगी किसानों और सरकार के बीच बैठक। ये सब कुछ किसान जो अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय जो हैं वो चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं। तो एक तरफ 3 केंद्रीय मंत्री वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं, दूसरी तरफ कल भारत बंद का ऐलान ऑलरेडी हो चुका है और उस ऐलान में उसको एसकेएम ने और कई संयुक्त किसान मोर्चा ने और दूसरे संगठनों ने इस की घोषणा की है और कल भारत बंद है। नोएडा प्रशासन सख्त है, 144 धारा लगा दी गई है। आना चाहता हूं एक बार फिर से, पहले प्रेम कुमार जी के पास आऊंगा, उसके बाद फिर आता हूं प्रशांत टंडन जी के पास। प्रेम कुमार जी को जरा स्क्रीन पे ले आइए और आप तमाम साथी। प्रेम कुमार जी, जरा जल्दी से आपसे समझना चाहता हूं, किसानों के आंदोलन की चर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीजें अगर पैरेलली देखा जाए तो कौन किस पे भारी दिखाई देता है और क्या सचमुच यहां अभी से, क्योंकि कल हम लोग चर्चा कर भी रहे थे, कल 14 फरवरी थी और ठीक 14 फरवरी से 5 साल पहले की 14 फरवरी को मोदी जी की किस्मत चुनावी हिसाब से देखा जाए तो खुल गई थी। दूसरी बार वो सत्ता में चुन के आए, राष्ट्रवाद की आंधी बही, 40 जवानों की शहादत हो गई। पुलवामा की घटना, कल पुलवामा की शहादत दिवस, और उसके बाद से आप आज देखिए, कल से लेके आज तक, कल किसानों का आंदोलन, किसानों के ऊपर छर्रे बरसाए गए, किसानों के ऊपर गोले, आंसू गैस के गोले, टीयर गैस के गोले बरसाए गए। किसान तस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आज ये एक बड़ा फैसला जो नवंबर में आ जाना चाहिए था, आज आता है, लेकिन इस फैसले से भी बैकफुट पर। जल्दी से आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहां सचमुच बैकफुट पे आपको दिखाई देती है मोदी सरकार? राजीव जी, ये निश्चित दिख रहा है कि जैसे किसान आंदोलन रिपीट हो रहा है पिछले बार की तुलना में इस बार। तो पहली बार जब किसान आंदोलन हुआ था और जिस तरीके से खालिस्तानी और देश विरोधी सब बताया गया था, तो उसके मुकाबले इस बार जो वो कोशिशें दिख रही हैं, तो उन कोशिशों पर अब वो विश्वास जनता का नहीं है, क्योंकि जनता ने बीते 5-6 सालों में देखा है कि किस तरीके से अपने विरोधियों के खिलाफ में गलत प्रोपेगेंडा बीजेपी करती है। यहां तक कि जनता को मुख्य धारा की मीडिया में दिखाई जा रही बातों पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। और इस आलोक में देखिए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस अविश्वास करने को बढ़ावा दिया है कि सरकार की कारगुजारियों पर आप अविश्वास करें, ऐसा संदेश जा रहा है, क्योंकि ये सरकार असंवैधानिक काम करती है। हमने हर मसले पर देखा, महिला पहलवान जब संघर्ष कर रही थी तो बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग के साथ थी सरकार। जब ट्रैक्टर से किसानों को कुचला जा रहा था तो अजय मिश्रा टेनी के साथ खड़ी थी सरकार। जब बिल्किस बानो के हत्यारों को जेल से रिहा किया गया तो सरकार खुद शामिल थी रिहा करने में। तो इस तरीके से हर असंवैधानिक बातों में सरकार शामिल रही है, हर गलत में सरकार शामिल रही है। वहीं जब जनता का सवाल आता है तो जनता जब आंदोलन पर उतरती है तो आंदोलन को ये अपनी नाक का विषय बना लेते हैं, उसको कुचलने का काम करते हैं। और जब चुनाव आता है तो उसी चीज को आप वापस भी ले लेते हैं, कृषि कानून वापस ले लेते हैं। आज बात कर रही है ना सरकार, लेकिन पहले आप याद कीजिए, पहले तो बात करने में भी बहुत बहुत समय लगाया करती थी सरकार, आज सब पड़ रहा है। तो ये फर्क आया है। और अब ये जो रिवर्स गेम खेलेंगे कि जो आंदोलन करेगा उसको दिखाएंगे कि गलत है, तो ये अब जनता नहीं मानेगी। तो इस आलोक में हम इलेक्टोरल बॉन्ड के पर भी फैसले को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में सबको एक नजरिया दिया है, सबको एक साहस दिया है सच बोलने का, और विश्वास दिया है कि सच के साथ हम खड़े रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि बात कभी बनेगी नहीं, बात बनती है, और मोदी है तो मुमकिन है ये बात गलत भी साबित होती है। तो इस बात को ये महत्व है। अब हर जगह एजिटेशंस है, देश के अलग अलग हिस्सों में एजिटेशंस है, जनता सड़क पर है। और जब जनता सड़क पर होती है तो तानाशाह को ठीक कर देती है।
उसका तरीका, और हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में तो निश्चित तौर पर जनता को ये नहीं देखना है कि कौन पार्टी और क्या, जो इस सरकार के खिलाफ खड़ा होगा उसको हम हराएंगे। जनता इस मूड में चुनाव करती है। तो ऐसे में हमें लगता है कि 2024 का चुनाव बदलने लगा है। जो थोड़े समय पहले उस दल को मिला लो, उस दल को तोड़ लो, इंडिया गठबंधन को तोड़ दो तो हम एनडीए मजबूत हो गया। अब इंडिया गठबंधन को तोड़ोगे तो एनडीए कमजोर होगा, मजबूत नहीं होगा, ये साफ है। आज राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, आप विधायकों को खरीद फरोख्त करके राज्यसभा का चुनाव जीत लीजिए, ले जाइए, जीत जाइए, लेकिन जनता का परसेप्शन आपके खिलाफ है कि आप गलत संसाधनों से, गलत तरीके से लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल एस्टैब्लिश होता जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब जो भी कदम नरेंद्र मोदी की सरकार गलत तरीके से चलेगी, जैसा चलती रही थी, तो ये बैकफायर करेगा और जनता उनको जवाब देगी। जी राजीव, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं यहां, क्या आपको भी लगता है कि आज का ये फैसला और साथ में पैरेलली दो चीजें और चल रही हैं, एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और दूसरी आप देखिए कि किसानों का आंदोलन, और कल का दिन बहुत ही अहम है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है कल, क्योंकि भारत बंद, ग्रामीण बंद, गांव बंद। इसी बीच देखिए किसान और सरकार के बीच बैठक शुरू हो गई है। 3 केंद्रीय मंत्री हैं और किसान हैं, चंडीगढ़ में बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद क्या नतीजे आते हैं सामने, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अर्जुन मुंडा जो कृषि मंत्री हैं, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय, ये तीनों बैठक में मौजूद हैं और तीनों नुमाइंदगी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये साफ मानिए। और एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर अड़े हुए हैं किसान, कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनाइए, गारंटी लेके आइए, और बैठक के बाद किसान मोर्चा ले सकता है बड़ा फैसला। इस बैठक के बाद किसान मोर्चा जो है वो बड़ा फैसला ले सकता है और इसमें 3 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो बिल्कुल यहां पर मौजूद हैं और तीनों के साथ किसान मोर्चा की बातचीत चल रही है, किसानों की बातचीत चल रही है। ये हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक तरफ किसानों का आंदोलन और उसमें भी आज का दिन, इस वक्त जब ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घड़ी है, जिस वक्त उधर किसानों के साथ बातचीत और दूसरी तरफ हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आता है वो फैसला क्या रंग लाता है। यह फैसला क्या मोदी सरकार को बैकफुट पर लेके जाएगा? क्या यह फैसला जो है ये बीजेपी के लिए आने वाले समय में मुसीबतें खड़ा करने वाला फैसला है? क्या यह फैसला तीसरी बार जो फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उधर लेके वहां से थोड़ा सा बैकफुट की तरफ प्रधानमंत्री को लाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो बहुत सारी चीजें दिल्ली की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं किसान, ये सब ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। किसान और सरकार के बीच बैठक शुरू हो गई है, लेकिन उधर शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है, बॉर्डरों पर तनाव की स्थिति है। लेकिन यहां चंडीगढ़ में, हम तो दिल्ली बैठे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में किसान और सरकार के बीच बैठक चल रही है। अब सीधा जरा आना चाहता हूं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी के पास। प्रशांत जी से समझें। प्रशांत जी, 2 बातें, 3 चीजें यहां पैरेलल चल रही हैं। एक तो फैसला हो गया, ये यहां है, यहां से आगे एक डायरेक्टिव है, आदेश है कि एसबीआई को और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि 3 हफ्ते में एसबीआई पूरा का पूरा ब्यौरा दे और इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते में जैसे ही ब्यौरा मिलता है अपनी साइट पर उसको सार्वजनिक करे। एक यहां पर कहानी, शायद यहां से कहानी शुरुआत होती है, खत्म नहीं होती, इस कहानी की शुरुआत होती है चुनावी चंदे की। दूसरी कहानी चल रही है पैरेलली, राहुल गांधी लगातार और खुल करके अब कह दिया है कांग्रेस ने कि हम कल की हड़ताल में शामिल हैं। कल की हड़ताल को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया है, यह दूसरी बात। तीसरी बात, किसान सड़क पे हैं। तीनों को मिलाइए, उसके बाद वर्तमान स्थिति पे जरा समीक्षा चाहता हूं आपकी तरफ से। पुलवामा के 5 साल बाद समय का पहिया जिस तरह घूमा, तो लग रहा है कि समय का पहिया मोदी साहब के लिए उल्टा घूम रहा है। अब आप देखिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, अगर आज ये फैसला नहीं आया होता राजीव जी, तो 1 सप्ताह के अंदर नए इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू होते और उसका 90% जो है बीजेपी के पास जाता। वो रुक गया, जो गुल्लक में पैसा आना था वो रुक गया। ये झटका है। ये झटका वैसा ही है
जैसा विपक्षी पार्टियों के ऊपर नोटबंदी लाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले किया गया था कि विपक्षी पार्टियों के पास पैसा न रहे। वही काम ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको, मतलब जिसको कहते हैं कि नाभि पर वार करना, तो नाभि पर वार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब मैं जरा 2-3 पॉइंट में राजीव जी बताता हूं कि दर्शकों को भी मालूम पड़े कि ये कितना बड़ा घोटाला है। देखिए, अब तक 30 राउंड जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुए हैं, 30 राउंड। अब इसमें 16,000 करोड़ से ऊपर का जो है वो 16,518 करोड़ 10 लाख और 99,000 के बॉन्ड इशू हुए हैं, 16,000 करोड़ से भी ऊपर के। और अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे कि 1 लाख और 2 लाख के बॉन्ड हैं। 95% बॉन्ड 1 करोड़ के ऊपर के बॉन्ड खरीदे गए हैं, यानी ये उद्योगपतियों का पैसा है सब। स्कैम दूसरा, जिस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया वो भी अपने आप में स्कैम है। बजट में रखा गया, अरुण जेटली उस वक्त वित्त मंत्री थे राजीव जी, आपको याद होगा, और वो बजट में आने के 4 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ऑब्जेक्शन रेज करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नहीं सुनी जाती है। आरबीआई एक्ट को बदल दिया जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या सुझाव थे? बाद में जब ये बिल पास हो गया तो अरुण जेटली ने, वित्त मंत्री उस वक्त के, चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैठक बुलाई कि बॉन्ड को इंप्लीमेंट करना है। राजीव जी, उस बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बायकॉट किया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बाद में मिले अरुण जेटली से, और आपको याद होगा ये 2018 की बात है। उसी साल उर्जित पटेल ने अपना कार्यकाल बिना पूरा किए इस्तीफा भी दे दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या चाहता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चाहता था कि बॉन्ड साल में सिर्फ 2 बार इशू हो, उसकी अपर लिमिट हो, बॉन्ड खरीदने वालों का भी केवाईसी हो, यानी उनका नाम, पता, पैन नंबर हो, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो कि किसने बॉन्ड लिए हैं। अब जो बॉन्ड इशू हो रहे हैं राजीव जी, वो पूरा का पूरा घोटाला इसलिए है कि उसमें एक और चीज की गई, जो अभी बहुत सी बातें, अभी जजमेंट मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जो जानता हूं, फाइनेंस बिल में इस बात की भी, इलेक्टोरल बॉन्ड के जब नियम बनाए गए, इस बात की भी उसमें वो की गई, जो बात कही जा रही बार बार कि किसने पैसा दिया, नहीं पता लगेगा राजीव जी। इसलिए कि राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ये बाध्यता नहीं है कि किसने उनको बॉन्ड खरीद के पैसे दिए उसका रिकॉर्ड रखें, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। वो रिकॉर्ड कौन देगा? एसबीआई देगी। ये सारा का सारा पैसा जो है वो बेनामी कंपनियों के थ्रू किया गया, 90% बेनामी कंपनियों के थ्रू किया गया। अब इसमें जब आपने सब छिपा दिया तो बेनामी कंपनी किसकी है, वो चीन की है कि इजराइल की है कि अमेरिका की है, ये पता नहीं है। भारत में राजनीतिक पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में विदेशी चंदा नहीं मिल सकता, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में छूट मिल गई। इसमें कितनी विदेशी कंपनियां हैं, कौन से संगठन है, कौन से आतंकवादी संगठन है, क्या है, कोई केवाईसी नहीं है। तो ये बॉन्ड जिस तरह लागू किए गए वो घोटाला है, और बॉन्ड तो अपने आप में घोटाला है ही। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है, अभी आप याद कीजिए कि 2019 में इन्हीं दिनों इलेक्शन के पहले बॉन्ड इशू हो गए थे। अभी आपको याद होगा कि असेंबली इलेक्शन आए थे, असेंबली इलेक्शन के पहले बॉन्ड इशू हो गए थे। अब एक जो सबसे बड़ा फंड है प्रूडेंट फंड, प्रूडेंट इलेक्टोरल फंड ट्रस्ट है कुछ उद्योगपतियों का, 75% 85%
पैसा बीजेपी को भेजता है? वो क्यों भेजता है? कुछ उसको फायदा हो तो मिलता होगा ना, तो भेजता है। तो ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये बॉन्ड किसने खरीदे हैं, किनकी बेनामी कंपनियां हैं, उनको क्या ठेके मिले, क्या ये देश का सबसे बड़ा घूस देने का प्रोजेक्ट है जिसको लीगल कर दिया गया। ये मोदी सरकार ने किया कि कानूनी ढंग से आप सरकार को घूस दे सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन हैं। इतना अनैतिक किसी लोकतंत्र में आपको ये सुनाई नहीं देगा। अब जहां तक किसानों की बात है राजीव जी, किसानों का सरकार राउंड पे राउंड बात कर रही है। अरे भाई, आपको 2 चीज के प्रमुख फैसले करने। कल सुबह किसान चले जाएंगे वापस, उनकी रबी की फसल की कटाई शुरू होनी है अगले 10 दिन में, 15 दिन में। गेहूं की, चने की, सरसों की कटाई शुरू होनी है। अब आप देखिए, आपको क्या करना है, स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से आपको एमएसपी का फॉर्मूला तय करना है, C2 + 50%, और आपको एमएसपी की गारंटी का कानून लाना है। कानून नहीं ला सकते तो ऑर्डिनेंस लाना है। इसके लिए कितनी राउंड बातचीत चाहिए आपको? उसके लिए बातचीत नहीं चाहिए, कैबिनेट मीटिंग करनी है, और कैबिनेट मीटिंग करके पास करके किसानों के पास आप जाइए कि हमने कर दिया है, अब आप बताइए क्या करें। आप कुछ कह रहे हैं राजीव जी? मैं कह रहा हूं कि अभी अभी ये जो बातचीत है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है उधर चंडीगढ़ में, और देखते हैं कितने राउंड की, अगर जैसा आप बता रहे हैं। और इस बीच BKU चरहुनी गुट जो है उसने जो फैसला लिया है वो भी आप लोगों तक रखना चाहता हूं, क्योंकि आज उन लोगों की मीटिंग हुई, भारतीय किसान यूनियन चरहुनी गुट जो है उसकी बैठक हुई, और उसमें फैसला ये लिया गया कि कल 16 फरवरी को हरियाणा में 3 टोल जो है वो फ्री कराया जाएगा। और इसके अलावा चरहुनी के जो यूपी, पंजाब और राजस्थान में संगठन हैं वो भी ऐसा ही करेंगे, और बाकी संगठन भी सहयोग देंगे। और 17 तारीख को तहसील स्तर पर पूरे हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। हरियाणा यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हरियाणा सरकार लगातार किसानों के दमन की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और सबसे ज़्यादा रोकने की कोशिश जो हुई है वो यहीं से हुई है सरकार। और इस बीच ब्रेकिंग देख लीजिए, सरकार और किसान के बीच बैठक जारी है, और उसके अलावा हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन बढ़ाया गया है। इंटरनेट बैन जो है 7 जिलों में बढ़ा दिया गया है, और 17 फरवरी शंभू बॉर्डर पर अभी भी तनाव का माहौल है, ये सब आप देख रहे हैं। और साथ साथ जो किसान और दिल्ली की ओर धीरे धीरे किसान बढ़ रहे हैं। ये तमाम ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं न्यूज पॉइंट में, एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड की तो दूसरी तरफ किसानों की जो सरकार है, और बैठक का जो अपडेट है दोस्तों वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी दौरान बैठक जो जारी है उस बैठक के एक एक अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चंडीगढ़ में क्या कुछ चल रहा है, उस बैठक में पंजाब के वित्त मंत्री भी मौजूद हैं। उस बैठक में जो होटल ताज में बैठक हो रही है, चंडीगढ़ होटल ताज में, किसानों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच जो बैठक है उसमें पंजाब के गृह मंत्री भी हैं, और कौन कौन लोग इस बैठक में मौजूद हैं ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये पल पल की रिपोर्ट किसानों के इस और सरकार और किसान के बीच इस अपडेट की पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और उधर शंभू बॉर्डर से अगर कुछ और नए विजुअल्स हों तो वो भी लेके आइए, जरा दर्शकों तक हम पहुंचाएं कि आज क्या कुछ रहा शंभू बॉर्डर पे और दूसरे बॉर्डरों पर जो सूरत हाल है। आज लेटेस्ट विजुअल्स कुछ हमारे पास आ चुके हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो क्या कुछ चल रहा है बॉर्डर्स पे, क्या कुछ कर रहे हैं किसान, कैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तनाव के इस माहौल में, और कैसे सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है या छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ये सब पिक्चर्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं, अभी भी पहुंचाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ चर्चा जारी है। प्रशांत जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आता हूं डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी के पास। जी प्रशांत जी। जी देखिए राजीव जी, जो जानकारी नेताओं से बात हुई है तो किसान नेता सरकार पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। राउंड पे राउंड बात आप जितनी भी करते रहे उलझाने के काम कर रहे हैं। सीधे सीधे 2 चीजें आपको फैसला करना है, सरकार का फैसला करके आप किसानों के पास जाएं, वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये जो पिछला किसान आंदोलन था बिल्कुल उस तरफ जा रहा है मामला, और किसान अब ट्रैक्टर ट्रॉलियों में 6 महीने का राशन लेकर आ रहे हैं,
और अब यहां वो डेरा लगाएंगे। और इस किसान आंदोलन का असर केवल दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों पर नहीं है, पूरे देश में है। पूरे देश में किसानों की, जो चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, हर जगह के, इवन मेघालय तक के किसान जो है इसमें साथ है। अभी मैं मेघालय के पूर्व गवर्नर से मिलकर आ रहा हूं। लीजिए, और उधर से ही तो यात्रा आई है, राहुल गांधी की यात्रा। तो राहुल गांधी क्या गुल खिलाते हुए आए हैं ये भी समझना होगा। लेकिन डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, आप जहां बैठे हुए हैं वो तो ऐसे भी धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़ के किसानों का क्या हाल है। लेकिन उसके अलावा नजरें इनायत जरा इधर भी करें, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरफ भी। क्या कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आप सोचते हैं, समझते हैं, और क्या सचमुच यहां पर परिस्थितियां बहुत सारी बदलती हुई दिखाई दे रही हैं? चुनाव एक तरफा नहीं, बल्कि अब चुनाव में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे देखा जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है निश्चित रूप से संविधान सम्मत भी है। वो तमाम जो जितने तरह के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, सूचना के अधिकार की बात की गई, वो सब ठीक है। असली बात यह है कि क्या ये निर्णय जो है वाकई में सही समय पर आया है कि काफी विलंब से आया है, ये भी सोचना होगा। कारण ये है कि दो चीजें हैं। एक तो इसके साथ साथ जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये दो चीजें ऐसी भी हैं कि जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अब तत्काल जाना चाहेगी, क्योंकि हर रोज उसका जो नुकसान होता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो निर्णय है सरकार के खिलाफ है और एक बहुत बड़ी नैतिक जीत जो है वो लोगों को मिली है, विपक्ष को मिली है। क्योंकि कांग्रेस इसके खिलाफ बात करती रही है, तो कांग्रेस को इसमें निश्चित रूप से नैतिक जीत तो मिली है। लेकिन इसका अब फायदा क्या होगा, इसके पहले कि आप इस पे रोक लगा दें, ठीक है, अब सरकार जो है या भारतीय जनता पार्टी कहे हम कि अब नहीं इकट्ठा कर सकेगी पैसे, लेकिन क्या उसने पर्याप्त पैसे इकट्ठे नहीं कर लिए हैं? क्या बाकी दलों को अपने पीछे बहुत पीछे नहीं छोड़ दिया है फंड रेजिंग के मामले में? इसके पास फिलहाल इतने पैसे हैं। और दूसरी बात, जिस प्रकार का टेरर है इस सरकार का, चुनावी बॉन्ड के बिना भी वो पैसे वसूल कर सकती है। तो देखना यह है कि पिछले कुछ समय पहले जो इन्होंने टारगेट सेट किया था कि 370 भारतीय जनता पार्टी की और पूरे एनडीए को मिला के 400 जो सीटें आएंगी, तो उसके पीछे क्या कारण थे? असली जो तीन ताकत थी भारतीय जनता पार्टी की, पहला है निर्वाचन आयोग, दूसरा है ईवीएम और तीसरा है उसका मनी पावर। तो मनी पावर तो आज भी उसके पास है और इसी के बल पे उसने ये सेट किया होगा कि हम 400 450 सीटें अगर हम लड़ते हैं, हम इतना ले आएंगे, हमारे पास पैसा बहुत है। तो अब ठीक है, अब आप आगे अगर इकट्ठे नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन केवल बॉन्ड जो है वही एक सोर्स नहीं होता। आप देखिए कि टेरर कितना है कि 4-5 जो सबसे ज्यादा पैसा जो मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, फिर कांग्रेस को मिला है, फिर तृणमूल कांग्रेस को मिला है। और देखिए जो पैसा फंड रेजर जो था सबसे बड़ा देश का, जिसके कॉर्पोरेट लॉबी में सबसे अच्छी चहलकदमी है, वो है शरद पवार। उनकी पार्टी को तो इतना कम पैसा मिला है कि अब सारे लोग जो हैं पैसा देना केवल भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद करेंगे। दूसरी बात, पिछले 10 सालों में ये देख लिया है कॉर्पोरेट लॉबी ने, उद्योगपतियों ने, व्यवसायियों ने, कारोबारियों ने कि हमें पैसा किसको देना है। तो देखना यह है कि ये जो निर्णय आया है, ये हो सकता है कि मेरा ये जो एंगल है कुछ लोगों को लगे कि बड़ा निराशावादी है, लेकिन हम ये चाहते थे कि ऐसे वक्त पर यह निर्णय आता कि तत्काल 2024 के आते आते एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि सबकी स्थिति एक जैसी रहती, सबके सामने प्रतिस्पर्धा करने का अच्छा मौका रहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पैसे के मामले में इतनी आगे पहले से है कि अब चाहे वो इकट्ठा करे या ना करे, क्या उसको पैसे की कमी होगी? मुझे नहीं लगता। हाँ, ये बात जरूर है कि नैतिक रूप से पराजित हुई भारतीय जनता पार्टी, उसका वो चेहरा और सामने आ गया है, खासकर ऐसे वक्त में जब दो बहुत बड़े मंच जो हैं भारत में इस समय पैदा हो गए हैं। एक तो है दिल्ली के आसपास जो किसानों का आंदोलन, और उधर जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें कोई भी बात सरकार के खिलाफ हो रही है वो बहुत मुखर होकर हो रही है, बड़ी एम्पलीफाइड होकर पहुंच रही है लोगों के पास। ये बात भी पहुंचेगी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये निर्णय एकदम ऐसे वक्त पे आया है जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारा काम जो है वो सेट कर लिया है। अब ये आप लोगों के भी डिस्कस करने का है, लोगों को भी देखने का है कि क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावी बॉन्ड के बिना चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ सकेगी? मुझे लगता है फिर भी लड़ लेगी। राजीव जी।
चुनावी बॉन्ड के बिना, हाँ बिल्कुल सही, यही बात तो शुरुआत में डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा आज की तारीख में है कि अब यहां से इसको दूसरे ढंग से देखा जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो थोड़ा बहुत पैसा अगर दूसरी पार्टियों को मिलता था उनके ऊपर भी तो ये ग्रहण है, यानी उनको भी पैसा नहीं मिलना और भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने के बाद भी वो आराम से इत्मीनान से आने वाला चुनाव तो लड़ ही सकती है। लेकिन यहाँ मोरल जो है वो कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देता है। इसलिए आज भाजपा के नेता जिस प्रकार मुखर होकर उनको आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी, नहीं रख पाए। शाम को एक बयान आया रविशंकर प्रसाद का, लेकिन उसके अलावा और भी उतने सारे जो तुरंत आ जाते थे, उफन उफन के अपनी बातें करते थे, वो करते हुए नहीं दिखाई दिए। मोरल डाउन है और एक तमाचा है यहाँ भाजपा, और खास क्योंकि ये डिसीजन भाजपा का था। 2017 का ये डिसीजन 2018 में आप लेके आते हैं, 2019 से बिल्कुल धड़ाधड़ आप अपनी झोली भरना शुरू करते हैं। अब आगे क्या कुछ होता है, क्या इस पर भी कोई रिएक्शन भाजपा की तरफ से, और उसमें हो सकता है कि कोई ऑर्डिनेंस लेके आ जाए भाजपा या कुछ और कर ले, ये सब भी देखना होगा। क्या एक तरफ से जो रद्द कर दिया गया है, एक बार अमलेंदु उपाध्याय जी कैसे देखा जाए, एक रद्द किया हुआ मामला फिर से चाहे तो भाजपा कर तो सकती है। हालांकि अब यहां पर थोड़ा सा जो पैसा देने वाले लोग हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर गुप्त दान करने वाले लोग हैं, वो भी तो सहमेंगे। बात यहां सिर्फ भाजपा की नहीं है, बात उन लोगों की है जो इनकी मदद कर रहे थे। चोट तो उन पे भी है ना अमलेंदु उपाध्याय जी? निश्चित तौर पर राजीव जी, ये चोट उनके ऊपर भी है कि जो भाजपा की मदद कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी का जो है समर्थन कर रहे थे। बहुत डाउन है नेटवर्क। जरा आना चाहता हूं इसी सवाल के साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, इस मसले को कैसे देखते हैं आप कि ये जो चोट है, ये चोट व्यापारियों के ऊपर भी है, उद्योगपतियों के ऊपर भी है, या जो भी अपनी प्रिय पार्टी को पैसे देते रहे, चंदा देते रहे, उनके ऊपर भी है। सहमे डरे हुए तो वो लोग भी होंगे कि कल को अगर नाम उजागर हो गया तो क्या होगा। राजीव जी, जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, शीर्ष क्रम के उद्योगपति हैं, वे आमतौर पर बहुत सी पार्टियों को चंदा देते हैं। उन्हें लगता है कि जो पार्टी जीतने वाली उसे ज्यादा चंदा दे दो, और अगर वो न जीत पाए तो दूसरे नंबर की पार्टी को भी दे दो, तीसरे नंबर की पार्टी को भी। चंदा तो सबको देते हैं, ये उनकी आदत है। लेकिन अब होगा ये कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ये जरूर देखेगी कि किस किस उद्योगपति ने विपक्षी पार्टियों को चंदा दिया है। किसने कांग्रेस को चंदा दिया, भले ही कांग्रेस को उसने 10 रुपए दिए हों और बीजेपी को 200 रुपए दिए हों, प्रतिशत की बात कर रहा हूं, लेकिन वो उनको निशाना बना सकते हैं। इसका उपयोग वो किस तरह कर रही है, आप देखिए कि लगातार बीजेपी की सरकारें जो काम कर रही है कि अगर कोई व्यक्ति विपक्ष में है और वो हमारी पार्टी में नहीं आता तो वो भ्रष्ट है, लेकिन अगर वो हमारी पार्टी में आ जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में साफ हो चुका है। तो अब ऐसे लोगों को निशाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा और वे लोग डरेंगे कि भाई इसका क्या होगा। ये बहुत सैद्धांतिक बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं, मैं व्यावहारिक बात कर रहा हूं। सिद्धांत रूप से देखा जाए तो बीजेपी का मोरल डाउन है, लोगों को विपक्ष का मनोबल ऊंचा है, ये सब बातें बहुत अच्छी है। लेकिन जब पैसे का काम होगा तो बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और बीजेपी अपने पैसे का उपयोग, एक खास बात जो मुझे बहुत अटपटी लगती है वो ये कि आखिर इतने पैसे का बीजेपी ने क्या किया, उसने कहां खर्च की। क्या उसने अपनी पार्टी चलाने के लिए खर्च किए, क्या पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए खर्च किए, क्या विपक्षी नेताओं को खरीदने के लिए खर्च किए, क्या दूसरी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए पैसा खर्च किया। ये जो बीजेपी की लोग की तरफ से लोगों को करोड़ों रुपया दिया जाता है, विधायकों को ऐसा कहा जाता है, मध्य प्रदेश में ही कहा गया कमलनाथ द्वारा कि खरीद लिए गए विधायक 35-35 करोड़ में खरीद लिए गए। तो ये पैसा क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का है, ये सोचने की बात है। फिर इस पैसे का उपयोग जन आंदोलनों को कुचलने के लिए किया गया। क्या मोदी की आलोचना करने वाले उन लोगों से निपटने के लिए विदेशों में पैसा खर्च किया गया। क्या उस पैसे से कोई सॉफ्टवेयर खरीदे गए
इजराइल से? क्या टेलीफोन मोबाइल टेप करने के उपकरण खरीदेगा? कहाँ खरीदेगा? इसका हिसाब भी तो देना चाहिए। इसका हिसाब भी मांगा जाना चाहिए कि आपने जो पैसा लिया है और जो खर्च किया है वो खर्च कहाँ किया। और जो मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ है कि सूचना के अधिकार से मुक्त है, ऐसा ही पीएम फंड जो है, पीएम केयर फंड, उसका भी यही हाल है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी तो है ही नहीं। अभी तो दूसरे पीएम केयर फंड भी उनके पास है ही। और जैसा कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि तमाम राज्यों की बीजेपी की सरकारें एक एटीएम की तरह काम करती है, तो कह चुके हैं, तो उनके पास एटीएम भी ज्यादा है और एटीएम से पैसा निकालने की गुंजाइश भी ज्यादा है। तो पैसे की कमी तो बीजेपी को है नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कि चुनाव पैसे से नहीं जीते जाते। पैसे संसाधन जुटा सकते हैं, लोगों को के वोट नहीं खरीद सकते। ये बात 100% सही है, लेकिन ये लेवल फील्ड नहीं है, समान मैदान नहीं है। इससे बीजेपी का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बीजेपी, इससे कोई भारी वोट मिल जाएंगे कि बीजेपी के खिलाफ हो गया फैसला तो बीजेपी बर्बाद हो जाएगी। इससे बीजेपी का काम आसान हो गया है कि उसके पास बहुत पैसा है और उस पैसे का उपयोग वो किसी भी तरह करती रही है। राजीव जी। बिल्कुल, बीजेपी इस पैसे का किसी भी तरह से इंतजाम करती है, इसका इस्तेमाल करती है और करती रहेगी। पैसे बीजेपी के पास बहुत हैं, लेकिन पैसे जो हैं दूसरे दलों के पास बहुत कम हैं और इस बॉन्ड के ज़रिए दूसरे दलों को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो भी बंद होंगे। तो चोट जो है वो समान है, लेकिन बीजेपी के ऊपर जो मोराल और उसमें भी कि आपने कहीं ना कहीं काले धन को यहाँ बढ़ावा देने की कोशिश की और इस पैसे के ज़रिए आप अपनी संपत्ति को अकूत जो आपके पास पैसे आए उसको बढ़ाने की कोशिश की। और यही बात राहुल गांधी भी लगातार करते आए हैं। दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ पीयूष गोयल, नित्यानंद और अर्जुन मुंडा के साथ वहां चंडीगढ़ में बैठक चल रही है होटल ताज में, और किसानों का वहाँ दल एक है, प्रतिनिधि मंडल है जो इस बैठक में भाग ले रहा है। बैठक से पल पल की रिपोर्ट जो भी निकल के आएगी बाहर वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन इधर शकील अख्तर जी, आपसे ज़रा समझूं कि क्या आपको लगता है किसानों का आंदोलन जो है ये इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा? ज़रा ये भी समझना चाहता हूँ। और इस आंदोलन में अब चूँकि कांग्रेस भी कूद पड़ी है, कांग्रेस लगातार खुल के अपना समर्थन दे रही है। राहुल गांधी ने जब 2 बातें यहाँ महत्वपूर्ण हुई, एक राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हम आएंगे, घोषणा कर दी कि हम आएंगे तो एमएसपी की गारंटी हम देंगे, और दूसरा कि कल भी शायद और भी अपडेट आपके पास हो कि कल जो है वो भारत बंद जो है उसका भी समर्थन कांग्रेस ने कर दिया है। जी हाँ, अभी अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कल का बंद है वो दरअसल देखिए ग्रामीण बंद शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, ग्रामीण बंद है। अब एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के व्यापारियों की तरफ से एक बयान जारी करवा दिया गया, वो जो व्यापारी संगठन है वो पूरा बीजेपी का है कि हम बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है ग्रामीण बंद का, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा है कि हम किसान संगठनों के ग्रामीण बंद का समर्थन करते हैं, किसानों की मांग का समर्थन करते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि क्या ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, तो अभी जैसा कि प्रशांत जी कह रहे थे, हम उनसे पूरी तरह सहमत हैं कि 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। आप जो एमएसपी की मांग है, जिसको आप पहले भी मान चुके हैं, 2 साल पहले मान चुके हैं, उसके बारे में कह दीजिए कि हम कानून बनाएंगे। और कानून आपको अभी तो नहीं बनाना ना जी। अब तो लोकसभा अस्तित्व में नहीं है, लोकसभा का आखिरी सत्र ख़त्म हो चुका है जी। तो कानून जो है अगली सरकार जो आएगी वो बनाएगी। राहुल गांधी ने कह दिया है कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं बनाऊंगा। तो इसी तरह बीजेपी को बोल देना चाहिए कि जिस तरह राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आई, इंडिया की सरकार आई तो वो बनाएंगे, और अगर हमारी सरकार आई तो हम बनाएंगे। बिल्कुल, बात ख़त्म हो जाएगी। भाई देखिए, किसान जो हैं कोई भी ऐसी मांग नहीं कर रहे जो सरकार की पहुंच से बाहर हो। कुछ वो चांद तो मांग नहीं रहे हैं आपसे, सितारे तो मांग नहीं रहे हैं आपसे वो कि जो आप दे नहीं सकते उनसे, या वो कह रहे हैं कि दूध की नदियां बहा दो, या वो कह रहे हैं कि हमें जो है खाद और पानी और बिजली मुफ्त में दे दो। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी एमएसपी की प्रमुख जो मांग है, बाकी और मांगे भी हैं, उसके लिए कानून बना दीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतनी होगी, इससे कम में कोई भी चीज़
जो 12-15 चीज़ें हैं वो खरीदी नहीं जा सकेंगी। जी दूसरी बात, जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देखिए ये जो मोदी जी हैं, ये बीजेपी सरकार है, वो लगातार 10 साल से दो बातें कर रही है। एक, हम ट्रांसपेरेंट हैं, कांग्रेस पारदर्शी नहीं थी, और दूसरे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी थी। जी और आज के फैसले ने इन दोनों, इनकी जो अवधारणाएं थी, दोनों जो नैरेटिव थे, उनको चकनाचूर कर दिया। जी इस इलेक्टोरल बॉन्ड में ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज ही नहीं थी, पारदर्शिता नाम की चीज ही नहीं थी, किसी को कुछ मालूम करने वाला नहीं था, एक हाथ को नहीं मालूम कि दूसरा हाथ किसको दे रहा है। जी भाई सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पैसा देने वाले हैं उनकी जानकारी क्यों नहीं है, और पैसा देने वालों ने किसी ने नहीं कहा कि हमारी जानकारी आप छुपाओ, कभी नहीं छुपाते हो। भाई हम दे रहे हैं पैसा, हमारी पसंद की पार्टी है, हमेशा से देते आए। जब अंग्रेज़ों की सरकार थी उस वक्त गांधी जी को पैसा लोग खुलेआम देते थे कि नहीं देते थे, बिना किसी भय के देते थे। तो जिसकी पसंद की पार्टी बीजेपी है वो उसको देता था, कब? जब कांग्रेस की सरकार थी, हमेशा दिया। और आज बीजेपी की सरकार है तो वो बीएसपी को एक पैसा भी नहीं दे रहा है, कुल टोटल 20,000 रुपये दिए। क्यों? क्योंकि वही राहुल गांधी ने अपने आखिरी ट्वीट में जो आपने कहा है कि वो आपको पैसा देते हैं, आप उनको एयरपोर्ट देते हैं, वो आपको पैसा देते हैं, आप उनको पब्लिक सेक्टर के कारखाने देते हैं, वो आपको पैसा देते हैं, आप उनको जमीन देते हैं, रेल देते हैं। जी यही कहा ना उन्होंने। और किसान चूंकि आपको पैसा नहीं दे सकते, इसलिए आप किसान को डंडे मारते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। सिंपल बात है। तो ये जो है बात बड़ी क्लियर होना चाहिए कि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी वो क्यों नहीं थी। और नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात जी जो मोदी जी ने नोटबंदी के समय कहा था, और ये पूरा नैरेटिव बीजेपी ने गढ़ा था काले धन का कि स्विस बैंकों में इतना पैसा है। ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए सारा काला धन सफ़ेद हो रहा था। ये शेल कंपनियां हैं जिनके ज़रिए पैसा आ रहा था। ये सही बात है कि कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि किन कंपनियों के ज़रिए पैसा आ रहा था। बेनामी कंपनियां, शेल कंपनियां हैं सारी की सारी। लेकिन जिस बीजेपी को मिल रहा था उससे मालूम है कि मुझे फलाने सेठ ने पैसा दिया है और इसके बदले मुझे फलाने सेठ को इतने गुना ज़्यादा मुनाफा कमा के देना है। मुझे ऐसे कानून लाना है जिससे कि किसानों की जो सारी की सारी अनाज है, सारे के सारी जो फसलें हैं, वो सीधे अडानी के गोदाम में जाके पहुंच जाए। दूसरी बात जो है कि भ्रष्टाचार जो है वो सीधे सीधे हो तो इतना बुरा नहीं है, बुरा तो होता ही है हर भ्रष्टाचार, लेकिन उस भ्रष्टाचार को आप छुपा के इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में करें तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये जो काम किया मोदी सरकार ने वो ये किया कि भ्रष्टाचार को एक नया रूप दे दिया, और वो नए रूप का भ्रष्टाचार ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तो आज की तारीख में ये दोनों बातें जो हैं, एक किसानों का आंदोलन और दूसरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोनों ही मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन रहे हैं। और 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है। ऐसे में ये नए बन रहे नैरेटिव को तोड़ना अब मोदी सरकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक बड़ी ख़ास बात यह हुई है कि इस नैरेटिव को तोड़ने का उनका एक ही उपाय था, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया की झूठी कहानी। लेकिन वो झूठ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो पकड़ा जाने लगा है। अब जनता को झूठ में विश्वास नहीं है। आज पहले क्या होता था कि जब हम लोग अखबार में लिखते थे, आज भी लिखते हैं, तो लोग बहस करते थे। सुबह हम देखते थे ट्रेनों में, बसों में, यहाँ वहाँ, तो बहस में कहता था क्या बात कर रहे हो, ये अखबार में लिखा है, तो दूसरा चुप हो जाता था। जी बिल्कुल, अरे भाई अखबार में लिखा है तो सफ़े। और आज कोई कहता है अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने टीवी में देखा, कहता तो ज़रूर झूठ होगा, पक्का झूठ होगा तब तो ये नैरेटिव आज बन गया है कि टीवी जो दिखा रहा है वो झूठ दिखा रहा है, और वो झूठ दिखा रहा है। तो इसके ज़रिए अब मोदी सरकार जो है कुछ ही हफ्तों के अंदर वो नैरेटिव बदल नहीं सकती, जो उसके खिलाफ लगातार बनता चला जा रहा है। और इसलिए ये आप जो लिख रहे हो और आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है कि मोदी सरकार के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ा झटका साबित होंगी, एक किसान आंदोलन और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। जी कहाँ देखते हैं किसान आंदोलन को प्रशांत टंडन जी? किसान आंदोलन तो देखिए कल के बाद वो और मजबूत होगा,
और व्यापक होगा और ज्यादा संगठित होगा। अभी कुछ ही घंटे बचे हैं जो जिसके पहले मैं ये बात कह रहा हूं। के बाद किसान आंदोलन का स्वरूप दूसरा होगा। सरकार को किसानों की बात माननी होती अगर राजीव जी, तो वो संगीन आंसू गैस ड्रोन से लाठी गोली छर्रे ये सब नहीं कर रही होती, बात कर रही होती। और बात करने को कुछ है नहीं। बात करने को तो सरकार का फैसला लेके उनको बताना है जाके कि ये ऑर्डिनेंस हम ले आएंगे सोमवार को। ऑर्डिनेंस आएगा, किसान अपने घर चला जाएगा। उसकी गेहूं की फसल खड़ी है, उसको काटना है, उसको बाजार में डालना है। और ये भी कहते हैं कि इसी रबी की फसल से ये नई एमएसपी लागू हो जाएगी। जो अनाज अभी मंडी में आएगा मार्च के महीने में, इसी मार्च के महीने से वो एमएसपी लागू हो जाएगी। और जैसा केरल का मॉडल है, सब्जियों के, फलों की और दूसरे जो पेरिशेबल क्रॉप्स हैं उनकी भी आप एमएसपी करें। लेकिन सरकार को ये मानना नहीं है। क्यों नहीं मानना है राजीव जी? 60 लाख करोड़ का बाजार है ये फूड मार्केट। ये तो कच्चे तेल से भी बड़ा भंडार है ये पैसे का। इसको कॉर्पोरेट चाहता है कि इस पे कब्जा कर लें। जो मर्जी आए भाव वो आलू बेचे, जो मर्जी आए वो तेल बेचे, जो मर्जी आए वो करे। इस पे कॉर्पोरेट कब्जा करना चाहता है। बड़े बड़े गोदाम बना के वो गोदाम बन गए हजारों करोड़ के। मोदी जी पे विश्वास करके उन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए के गोदाम बना दिए हैं और ऑलरेडी इनके मित्रों ने। वो पैसा फंसा हुआ है। इसलिए सरकार एमएसपी का कानून नहीं लाएगी, क्योंकि एमएसपी का कानून अगर लाएगी तो एमएसपी से कम पैसे पे खरीदने पर प्रोसिक्यूशन होगा, जेल जा सकते हैं, एफआईआर होंगी। ये नहीं चाहते अडानी या दूसरे और उद्योगपति जो जिस पे दांव लगा रहे हैं। पूरी नजर है। और ये राजीव जी इतना बड़ा बाजार है कि ये तो ऑयल रिफाइनरी भी क्या पैसा कमाएगी इसके आगे। अगर इस बाजार पे कोई कब्जा कर ले तो वो तो उसके तो बारे नहीं आ रहे हैं। और फूड की कभी डिमांड कम नहीं होनी, खाना तो खाएगा ही इंसान। तो किसान की मेहनत पर ये उद्योगपति मजे करना चाहते हैं, उनको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और यही एक पूरा षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। इसलिए ये राउंड 4 राउंड 18 राउंड 12 राउंड, पिछली बार भी 14-15 राउंड की बात हुई थी, कोई नतीजा नहीं निकला। और इस बार भी मुझको तो नहीं उम्मीद है कि कोई इसमें नतीजा निकलना है। नतीजा निकलना होता तो आप संगीने नहीं बिछाए सड़कों पे। दूसरे जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात राजीव जी, बात उसमें शंकाएं बहुत आ रही हैं। देखिए, पहली बात कि विपक्ष की तरफ से ये डिमांड आनी चाहिए, बात आनी चाहिए कि उनकी सरकार आएगी तो एक कमीशन बनाएंगे। वो कमीशन इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रकरण की जांच करेगा। वो कौन कौन सी फाइल है, उसमें किस किस अधिकारी की नोटिंग्स हैं, कुछ चीजें उसमें बाहर आ गई हैं, उसमें किस किस अधिकारी का क्या क्या रोल है, उस वक्त के रेवेन्यू सेक्रेटरी का क्या रोल है जिसने सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत विरोध किया था। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि बॉन्ड उसके नाम से इश्यू होंगे, स्टेट बैंक से नहीं होंगे। केवाईसी होगा, पैन आधार सब लगेगा उसका, जो बॉन्ड खरीदेगा। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात को ना मानने वाले जो अधिकारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बॉन्ड को इम्प्लीमेंट करना भी एक घोटाला है बहुत बड़ा। दूसरी बात राजीव जी जो इंपॉर्टेंट है, 2 बातें और कहूंगा। एक, देखिए, लोकसभा इलेक्शन के पहले जो बॉन्ड आना था उस पर रोक लग गई। अब वो बॉन्ड नहीं आ सकता। तो लोकसभा इलेक्शन के पहले जो बीजेपी को पैसे कमाने थे, अगर 100 रुपए आते तो 85 रुपए या 90 रुपए उनको मिलते। 1000 करोड़ आता तो 900 करोड़ रुपए बीजेपी को मिलते।
वो पैसा अब नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रकाश जी कह रहे थे कि विपक्ष को जो पैसा दे रहा है वो भी सरकार को मालूम है। उनके यहाँ तो ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स जा रहा था ना, तो लोग विपक्ष की पार्टियों को पैसा देने में डर रहे थे। अब वो डर निकल गया। अब वो सरकार के स्कैनर के, ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के स्कैनर में नहीं होंगे अगर वो मदद करना चाहेंगे किसी विपक्षी पार्टी की भी। जो चंदा पहले दिया जा रहा था वैसे दिया जाएगा, एनोनिमस हो या जैसा भी हो। अब इस पे नए सिरे से कानून क्या हो, पॉलिटिकल फंडिंग कैसे की जाए, इस पे भी अब ऑल्टरनेटिव कानून बनाने की बात होनी चाहिए जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को बेहतर बनाए, लेवल प्ले फील्ड दे, सबको पैसा मिले, पारदर्शिता हो उसमें, और उसमें घूस का लीगलाइजेशन नहीं हो कि आपको एयरपोर्ट चाहिए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लो, आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा। ये सिस्टम उसमें बंद होना चाहिए। तो एक वैकल्पिक कानून की बात होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल फंडिंग का कोई जरिया हमारे देश में है नहीं। राजीव जी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन और तीसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये तीन चीजें जो हैं वो पैरेलली, और उसमें भी किसानों का आंदोलन और भारत जोड़ो यात्रा ये तो सड़क पे है, और एक फैसला जो रुका हुआ था वो फैसला आज आ गया है, और उस फैसले के बाद बैकफुट पर कैसे मोदी सरकार नजर आ रही है इस पे हम चर्चा कर रहे थे। और यहाँ से जो दूसरे दल हैं जिनको, जो अभी आखिर में जो बात कह रहे थे अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो लोग अभी तक मदद करना चाहते थे, चंदा देना चाहते थे दूसरे दलों को, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि चंदा देने की प्रक्रिया अब दूसरी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को तो बिल्कुल ही यहां खारिज कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो क्या यहां से कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों के लिए आर्थिक मदद करने के लिए लोग, यानी कि जो व्यापारी हैं या जिनके पास पैसे हैं, वो और आगे आएंगे? ये भी देखना होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी हार कह सकते हैं वो मोदी सरकार के लिए है आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसलिए क्योंकि यहां मोदी सरकार लगातार इससे जस्टिफाई कर रही थी और कह रही थी कि ये अच्छा है और इसमें कहीं भी इलीगल चीजें नहीं है, लेकिन यहां इसे इलीगल घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो चुनावी बॉन्ड और उसके इर्द गिर्द किसानों का आंदोलन, सब कुछ मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है। और यहीं से यह सवाल उठता है कि क्या मोदी जी अगले चुनाव में अपनी कुर्सी सुरक्षित रख पाएंगे या वो कुर्सी जा रही है? जरा सोचिएगा।